अगर ग्रेजुएशन के बाद एकदम से फितूर चढ़ा है कि अब लॉयर बनना है और ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इंडिया के टॉप नॉच लॉयर कैसे बन सकते हो, तो उसका एक और एकमात्र रास्ता है एनएलसैट एग्जाम। बिकॉज एनएलसैट के थ्रू आपको एनएलएसआईयू बैंगलोर में एडमिशन मिलता है, जिसका बेस्ट प्लेसमेंट है एंड विच इज द बेस्ट लॉ स्कूल इन द होल कंट्री. So we are going to go there and I am sure about it. But you'll have to follow everything that I say till the end of this video. सबसे पहले समझ लेते हैं एनएलसैट के पैटर्न को. इसका पैटर्न बिल्कुल भी इजी तो नहीं कह सकते, ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत डिफरेंट है. इसका पैटर्न बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है यूपीएससी के पैटर्न को, दैट इज बोथ ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स. तो अब आप देखिए वो कैसे होता है. ठीक है, सो पार्ट 1 इज ऑल अबाउट एमसीक्यूज. ठीक है, एंड पार्ट 2 इज ऑल अबाउट अ सब्जेक्टिव टाइप पेपर. ठीक है, सब्जेक्टिव एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव. अब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में तो आपको मालूम है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं एंड सब्जेक्टिव में आपको लॉन्ग आंसर राइटिंग या ऐसे राइटिंग करनी पड़ती है. अब हम ये समझ लेते हैं कि पार्ट 1 में किस सब्जेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं और वो आपको कैसे करने हैं. ठीक है, पार्ट 1 में बहुत बेसिक बात बता देती हूं कि 3 सब्जेक्ट आते हैं. फर्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकेंड इज क्रिटिकल रीजनिंग एंड थर्ड इज करंट अफेयर्स. ओके, इन तीनों के बेसिस पे 25 क्वेश्चंस ईच आते हैं. ठीक है, तो इन तीनों का वेटेज होता है 25 मार्क्स एंड इन तीनों के मिला के होते हैं, मतलब इन तीनों को इक्वल करके होते हैं 75 मार्क्स. ओके, तो 75 मार्क्स का एमसीक्यू पेपर आता है. अब आपको इसको कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड मॉक्स. मॉक्स यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. अगर आपके पास मॉक्स नहीं है और आप मॉक्स को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस कभी भी नहीं हो पाएगी. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो. सेकेंडली कि आप बहुत ज्यादा रीड करते हो, क्योंकि जो लोग रीड करते हैं उनको कम टाइम में बहुत सारा रीड करके बहुत कुछ समझ में आता है. कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी भी इसी बेसिस पे डेवलप होती है. अब कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज आता है जो कि इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो ना आपने कभी पढ़े ना आपने कभी देखे, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट तो है नहीं. कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग सिर्फ आर्ट्स की पढ़ाई करके आते हैं, जैसे बीए इन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एंड वो सब भी इसी एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं. तो वहां पे इकोनॉमिक्स की बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज हमको नहीं होती है, जिसकी वजह से काफी सारे वर्ड्स हमारे छूट जाते हैं. इकोनॉमिक्स की कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी को डेवलप करने के लिए आपको इकोनॉमिक टाइम्स एक पेपर होता है उसको पढ़ना चाहिए, या कोई भी न्यूज़पेपर का इकोनॉमिक वर्जन पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको नॉलेज तो मिलेगी, साथ में आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ड होगी. सेकेंडली, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एस करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें अपने फन मोमेंट्स में भी चेंज करनी पड़ेगी. बेसिकली आपको जरूरी है कि आप पॉडकास्ट सुने या इंग्लिश मूवीज देखें, क्योंकि ये दोनों ही चीजें करने से आपके सारे सेंसेस सिर्फ लैंग्वेज को पकड़ने में लग जाते हैं. आप इस थॉट से जाएंगे. तो जब आप पॉडकास्ट सुनते हैं तो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरीके से वो किसी वर्ड को किस जगह पे यूज कर रहे हैं. वहीं जब आप इंग्लिश शोज एंड वीडियोस देखते हैं एंड मूवीज देखते हैं तो उसमें आपको ये भी समझ में आता है कि कहाँ किस स्टोरी में, किस कॉन्वर्सेशन में मैं किसी वर्ड को यूज कर सकती हूँ. करेक्ट, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट जो सब्जेक्ट था हमने ऊपर बात की थी, दैट वाज सीआर, दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग. क्रिटिकल रीजनिंग इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. आपको ये क्लैट में मिलेगा एंड सेकेंडली आपको ये एनएलसैट में मिलेगा मोस्टली. और बाकी के जो होते हैं एग्जाम्स उसमें क्रिटिकल रीजनिंग तो होती है लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड होती है, पैसेज बेस्ड नहीं होती है. यहाँ पे आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस जरूर आते हैं. तो क्रिटिकल रीजनिंग में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये बहुत डिफरेंट है इंग्लिश से, लेकिन इसकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा सिमिलर है टू इंग्लिश. मतलब आपको पैसेज तो रीड करना है, तो आपकी रीडिंग स्पीड एंड रीडिंग की एंड वर्ड्स की नॉलेज बहुत ज्यादा इसमें भी नेसेसरी है, लेकिन आपको इसमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो आपको यहाँ पे खुद से समझना पड़ेगा. ठीक है, तो सीआर में मोस्टली क्या होता है कि फर्स्ट यू नीड अ गुड रीडिंग स्पीड. ठीक है, सेकेंड यू नीड अ गुड एनालिसिस ऑफ रीडिंग. ठीक है,
अगर आप चाहें तो सीआर की मैं एक फुल वीडियो ला सकती हूँ जिसमें मैं आपको सारे सीआर के बेसिक्स पढ़ा सकती हूँ. इफ यू वांट मी टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग देन यू मस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज थर्ड, दैट इज करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेहनत करनी है, और इतनी मेहनत करनी है जितनी तुमने कभी नहीं की. ऐसा गलत है. देखो, तुम्हें करंट अफेयर्स के लिए दिन भर में सिर्फ 2 से 3 घंटे देने हैं, और उसमें तुम्हें क्या करना है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं अक्सर इस चैनल पे शॉर्ट्स के थ्रू डालती रहूंगी, उन टॉपिक्स को तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दृष्टि आईएएस की वेबसाइट से पढ़ लेना है. उससे तुमको बहुत सारी बातें उसी टॉपिक के बारे में पता चल जाएगी कि वो टॉपिक कहां से आया. जस्ट फॉर एग्जाम्पल इलेक्टोरल बॉन्ड, तो वो कहां से जन्मा, क्या हुआ, उसके ऊपर क्या वर्डिक्ट आई, उससे क्या चेंजेस आए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. इस तरीके से तुम्हें सब चीजें एक सिंगल टॉपिक के बारे में पूरी तरीके से पता चल जाएंगी. चलो अब हम चलते हैं टूवर्ड्स पार्ट 2. पार्ट 2 इज ऑल अबाउट राइटिंग. ठीक है, अब इसमें मैं आपको 2 चीजें समझाती हूं. ठीक है, फर्स्ट इज कि लीगल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, बेसिक. सेकंड इज कि एनालिटिकल रीजनिंग का आपको यूज करना पड़ता है. ठीक है, अब मैं तुमको समझाती हूं कि कैसे करना है इस चीज को. ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है. ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो हम लीगल रीजनिंग की ही बात कर लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज लीगल रीजनिंग. अब यहां पे एक बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि लीगल रीजनिंग और लीगल नॉलेज में बहुत डिफरेंस होता है. लीगल नॉलेज में क्या होता है कि आप बहुत सारी चीजों को रट लेते हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, और इन सब चीजों को रटने के बाद आप उनको अप्लाई करना सीखते हो इन नॉर्मल लाइफ. वहीं यहां पे आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपको कोई भी नॉलेज गेन नहीं करनी है. आपको सिर्फ लीगल सिनेरियोज दिए होंगे जिन पे आपको अपनी टिप्पणी देनी है या अपना थॉट प्रोसेस बताना है, या फिर तो आपको बोला जाएगा कि आप किसी केस के ऊपर डिसाइड करें, या फिर तो आपको बोला जाएगा कि आप किसी केस के ऊपर कमेंटरी दें. तो वो आपको बहुत ज्यादा सोशल मैनर में देनी है, ना कि एक लीगल मैनर में. मतलब इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा बेसिक होनी चाहिए, उसमें लीगल वर्ड्स की जरूरत नहीं है या लीगल टर्मिनोलॉजी की जरूरत नहीं है. अगर आप आज से बैठ जाएंगे और लीगल वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी को सीखने बैठ जाएंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज सिंपल. IAP. फर्स्ट इज identify. Second is analyze. And third is present. ठीक है, सबसे पहला है आइडेंटिफाई. किसी भी प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल हीरो ऑफ द प्रॉब्लम क्या है. इर्द गिर्द आजू बाजू की बात, पीछे आगे की बात नहीं करनी है. हमको उस पॉइंट पे बात करनी है जो पॉइंट को रखा गया है, जो हमारा हीरो ऑफ द क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट इज आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि अब जो इर्द गिर्द की आगे पीछे की बातें हैं वो उस पॉइंट को कैसे रिवॉल्व कर रही हैं, और कैसे उसमें कोई भी चेंजेस आ सकते हैं, या कैसे कोई भी बेसिक थॉट प्रोसेस या एक सोशल क्राइटेरिया उसको चेंज कर सकता है. ये एनालिसिस करने के बाद आपको अपने थॉट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है, जिसके लिए अगेन यू विल नीड अ गुड प्रैक्टिस ऑफ वोकैबुलरी. और अब इसको कैसे करना है? अब इसके लिए तो पॉडकास्ट और मूवीज देख के नहीं हो सकता ना, तो ऑब्वियसली दैट विल हेल्प यू इन क्रिएटिंग अ गुड वोकैबुलरी, करेक्ट? बट देयर इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू डू, and that is none other than you need to read editorials. Editorials are extremely thought based, even thought provoking sometimes. तो
एडिटोरियल्स काफी थॉट बेस्ड होते हैं, दैट इज वाई ये आपके बहुत काम आएंगे। आपको अपनी कई सारी बातें बताने में या रखने में इजियर लगने लगेगा जब आप एडिटोरियल्स पढ़ के और फिर प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप पढ़ने की आदत डालिए, फिर लिखने की आदत डालेंगे। तो लिखने की आदत, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो हमें कैसे करना है? बेसिकली करंट अफेयर के जो भी टॉपिक्स आपको मिलते हैं उस पे आप एसेज लिखना चालू कर सकते हैं। इन एसेज को आप इस तरीके से लिखिए कि जैसे आप एक एडिटोरियल लिख रहे हैं, या आप किसी तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं किसी छोटे से बच्चे को। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लीगल टर्मिनोलॉजी अगेन नहीं यूज करनी है, बट आपको इसको लिखने की कोशिश पूरी करनी है। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट हम कोई भी बॉलीवुड की मूवी नहीं बना रहे हैं कि आप स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाओ, या हम कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बना रहे हैं कि हुक निकालने बैठ जाओ, है ना। तो इसलिए हमें एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे राइटिंग या जो भी आपको आंसर राइटिंग होगी उसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना है। अगर तुम चाहो तो मैं उसके लिए भी क्लास इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अगेन कमेंट करना पड़ेगा। बाय द वे, राइट नाउ आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं इस वीडियो को और खींचूं। Therefore, I'll see you next time. Until then, prepare well.